अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 12वीं के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू निसाब से पिछले लेक्चर में हमने ड्रामा रुस्तुम व सहराब जो कि आगा हशर काश्मीरी साहब का है, हमने इसका ख़ुलासा देखने की कोशिश की है, ड्रामे का मफ़हूम समझा और साथ में हमने मुसन्निफ़ के बारे में भी देखा, ड्रामा निगार के बारे में देखा। इसके अलावा हमने पहला मंज़र देख चुके हैं जो कि एक छावनी का मंज़र है, और हमने ये देखा था कि किस तरह से सहराब जो है रुस्तम का पता पूछने के लिए अपने क़ैदी हजीर से तफ्तीश करता है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे मालूम ही नहीं कि रुस्तम लश्कर में शामिल हुआ है भी कि नहीं। जबकि बारमान और हुमान ये जो दो सिपाही है वो सहराब के हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि रुस्तम का पता सहराब को ना मिले। अगर मिल जाएगा तो फिर ये दोनों बाप बेटे एक हो जाएंगे। ये दोनों बाप बेटे हैं, इस बात का इल्म दोनों को भी है, लेकिन यहाँ पर अभी रुस्तम की शनाख्त छुपाई हुई है और वो नहीं चाहते कि दोनों एक साथ मिल जाएं, क्योंकि उन्हें डर है कि दोनों मिलने के बाद सारी दुनिया को ईरान या और केकाउस के ग़ुलाम बना देंगे। चले हम अब आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 36। चलें हम देख रहे हैं यहाँ पर सफ़ा नंबर 36 पर हम पहुँच चुके हैं। अगले मंज़र के लिए अब पर्दा उठता है। मैदान जंग का मंज़र है। लड़ाई के बाजों और मारो मारो का शोर सुनाई देता है। ईरान के कुछ सिपाही पनाह पनाह कहते हुए भागते नज़र आते हैं। गोदर्स और तूस के साथ रुस्तम दाखिल होता है। गोदर्स और तूस हमने देखा था पहले कि ये दोनों भी रुस्तम के साथी सिपाही हैं। ये दोनों भी सिपाही हैं लेकिन रुस्तम के हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैदान जंग का मंजर शुरू हो चुका है। यहाँ पर लड़ाई के वक्त जो बाजे बजाए जाते हैं वो, और दूसरा शोर है मारो मारो का शोर सुनाई दे रहा है। जबकि इराक के कुछ सिपाही जो है पनाह चाहते हुए भागने लगते हैं। गोदर्स और तूस क्या है, दोनों यहाँ रुस्तम के साथ दाखिल हो रहे हैं। हम देखते हैं रुस्तम कहता है, शाबाश सहराब, शाबाश, आफरीन है तेरी बहादुरी को। आफरीन है का मतलब यहाँ पर शाबाशी दी जा रही है, उसकी तारीफ़ की जा रही है। तूस और गोदर से, मैदान जंग में मेरा वतन और तलवारों की छाँव मेरी आरामगाह है। यहाँ पर वो अपने साथियों से मुखातिब होकर कहता है रुस्तम कि मैदान जंग में जो है मेरा जो वतन है मैदान जंग जो है मेरा वतन है, मतलब अपने वतन में हम बिल्कुल आराम से बेखौफी के साथ इधर उधर जा आ सकते हैं। तो उसी तरह से मैदान जंग मेरे लिए वतन के बराबर है, जबकि तलवारों की छाँव मेरे लिए आरामगाह है। मतलब मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता जब मैं अपने किसी दूसरी जगह पर रहता हूँ। यहाँ पर रुस्तम ये बताना चाहता है कि मैं तलवारों के साए में जीना पसंद करता हूँ, यही मेरे लिए आरामगाह है, मुझे सुकून मिलता है। मेरी सारी ज़िंदगी खंजरों की चमक और खून की बारिश में बसर हुई है, लेकिन मैंने आज तक मारकाए कारज़ार में इतनी बेजिगरी और इतनी बेपरवाही के साथ किसी इंसान को मौत से खेलते हुए नहीं देखा। इसकी हैरतनाक दिलेरी और तरीक़े जंग को देखकर ये मालूम होता है कि दुनिया में एक दूसरा रुस्तम पैदा हो गया है। देखिए यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है, अपने दोनों साथियों से कहता है, दोनों साथी जिनमें से नाम है गोदस और दूसरे का नाम है तोस। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बहादुर बंदा देखा जो अपनी मौत को इस बेपरवाही से बुला रहा है, और उसका जो तरीक़ा जंग है, यानी जंग करने का जो तरीक़ा है, उसको भी मैंने पहली मर्तबा ही देखा है अपनी पूरी ज़िंदगी में। और मेरी ज़िंदगी हमेशा खंजरों और तलवारों के साए में गुजरी है। मैंने हमेशा खून की नदियाँ बहते हुए देखी है, लेकिन ये एक अजीब तरह का बंदा है जो बहुत ज़्यादा बेबाक है, और मारकाज़ार में इतनी बेजिगरी वाला बंदा पहली मर्तबा देखने को मिला है, जिसे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं या मौत से कोई खौफ नहीं आता। मौत से खेलता हुआ ये बंदा मुझे पहला मालूम होता है, और यूँ लगता है गोया ये दूसरा रुस्तम पैदा हुआ है। गोदर्स कहता है, लेकिन जिस तरह आग पर पारा अड़ जाता है, इसी तरह मुकाबले के वक्त आपका नाम सुनते ही इसकी ताकत भी इसके बाजुओं से अलहदा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, गोदर्स सिपाही है रुस्तम का, वो कहता है कि हाँ बेशक ये बहुत बहादुर है, बहुत शजी है, बहुत बेबाक है, वो उसकी तारीफ़ें अपनी जगह, लेकिन जब मैदान जंग में आपका नाम सुनेगा उसको मालूम पड़ेगा कि वो किस से मुकाबले पर उतर आया है, किसके सामने डटने के लिए आया है, खड़ा है,
तो फिर उसकी सारी बहादुरी, सारी अकड़, सारी ताकत निकल जाएगी, बाजू की बाजू धरी रह जाएगी, जिस तरह से आग पर पारा डालने के बाद वो एक बाजू हो जाता है। रुस्तम कहता है, मैंने सिर्फ ईरान की मोहब्बत व फ़र्ज़ से मजबूर होकर इंसाफ, दियानत और अपने उसूल व शान के ख़िलाफ़ एक 16 बरस के नातजुर्बाकार लड़के के मुकाबले में म्यान से तलवार खींची है, लेकिन मैं इसके सामने अपना रुतबा और नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा, क्योंकि एक कमसिन बच्चे से लड़ना रुस्तम की आबरू नहीं, रुस्तम के नाम की बेइज्जती है। देखिए, यहाँ पर पिछले ज़मानों की बात है कि बादशाह जो लोग हुआ करते थे या पहलवान होते थे या जो बहादुर होते थे, वो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे कि मुकाबला अपने टक्कर के लोगों से करते थे, यानी अपने हमपल्ला लोगों से वो मुकाबला करते थे। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता था। कमज़ोर या निहत्ते से वार करना या उनसे मुकाबला करना या उनसे लड़ाई करना वो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे। मतलब उनको इस बात का एहसास था कि मुकाबला बराबरी के लोगों से किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर रुस्तम कहता है कि मैदान जंग में मैं पहली मर्तबा ऐसे कमसिन यानी 16 साल का लड़का इस रुस्तम के सामने तो बहुत ही कम उम्र नौजवान है, तो कहता है कि मैं इसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आकर खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे वतन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा अजीज़ है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पर दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपने उसूलों के ख़िलाफ़ आकर इस 16 साल लड़के के सामने खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि बिल्कुल भी यहाँ कोई मेरे तो यहाँ पर वो ये चाहता है कि बिल्कुल भी उसकी शनाख्त ना बताई जाए, क्योंकि उसको यूँ लगता है कि कमसिन बच्चे से मुकाबला करना गोया रुस्तम के शान की बेइज्जती करना है या रुस्तम के नाम की बेइज्जती करना है। चलिए हम आगे देखते हैं कि अंदर भरपूर शोर होता है। तो भी क्या है, दूसरा सिपाही है, वो देखिए फिर हमारा लश्कर सैलाब की तरह आगे बढ़ने के लिए बदले किनारे से टकरा कर वापस लौटती हुई लहरों की तरह समट कर पीछे हट रहा है। अब देखिए यहाँ पर अचानक से शोर शुरू हो जाता है और तोस जो है दूसरा जो सिपाही है वो ज़ोर से कहने लगता है कि देखिए बाहर तो देखिए ज़रा, हमारा जो लश्कर है जो सैलाब की तरह आगे बढ़ने के बजाय क्या हो रहा, बदला लेने के लिए आगे बढ़ने के बजाय किनारे से टकरा कर वापस पलटती हुई लहरों की तरह पीछे हट रहा है। रुस्तम ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत, रुस्तम को ये बात नागवार गुजरती है, क्योंकि सिपाही जब मैदान जंग में आ जाता है तो उसे अपनी ज़िंदगी को भूल जाना होता है। इसीलिए रुस्तम ये कहता है कि क्या ज़िंदगी से उन्हें इतनी मोहब्बत हो गई, मौत का इतना खौफ कि वो वापस पलट रहे हैं। क्या ये मैदान जंग में तलवार वो शुजाअत को जलील करने आए थे? यहाँ पर रुस्तम बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और वो अपने साथी के सामने कहता है कि वो मैदान जंग में अपनी बहादुरी की रुसवाई करने आए हैं, अपने तलवारों को बदनाम करने आए हैं, या उनकी बहादुरी अब ज़ायल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मौत से इतनी खौफ व हिरास की उन्हें परेशानी हो रही है, खौफ व हिरास आ रहा है और ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत हो चुकी है। इनसे कहो कि मायूस ना हो, रुस्तम ज़िंदा है और ईरान का इक़बाल भी ज़िंदा रहेगा। फिर वो कहता है अपने सिपाही से कि जाओ तुम जाकर ऐलान करवा दो, उन्हें बता दो दूसरे सिपाहियों को कि वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, डटे रहे मुकाबले के लिए, ना डरे। उनसे कह देना कि रुस्तम अभी ज़िंदा है और ईरान का इक़बाल हम कभी पस्त नहीं होने देंगे। इक़बाल यानी उसकी जो बुलंदी है, उसकी जो अज़मत है, वो हमेशा बुलंद ही रहेगी। गोदर से दोस्त जाते हैं, अंदर फिर से दोबारा शोर शुरू हो जाता है। इन बुज़दिलों की रूह में गैरत की रोशनी बुझ गई है, इसलिए इन्हें फ़र्ज का रास्ता दिखाई नहीं देता। यह कौन है? सहराब। हाँ वही है, कितना बहादुर, कितना खूबसूरत, देखने से आंखें रोशन हो जाती हैं। अगर ये मेरा फ़र्जंद होता तो आसमान की तरह आज ज़मीन पर भी दो आफ़ताब व महताब दिखाई देते। आह, वो मौत की तलाश में इसी तरफ आ रहा है। वापस जा सहराब, अगर तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनके बुढ़ापे और अरमानों पर रहम कर और वापस चला जा। नादान, तू ईरान में रुस्तम से नहीं अपनी किस्मत से जंग करने के लिए आया है। यहाँ पर रुस्तम अपने आप से कहता है, जब शोर होने लगता है, भागो बचाओ या वापस हटने वाली हरकतें समझ आती है, तो यहाँ पर
रुस्तम ये कहता है कि आखिर ऐसा कौन आया है जिसकी वजह से ये मामला बिल्कुल ही पलट कर रह गया है। तो सिपाही उसे बताते हैं कि ये सोहराब है जो आपके मुकाबले के लिए आया है। तो यहाँ पर रुस्तम अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि ये रुस्तम, मैं रुस्तम हूँ रुस्तम, यहाँ मुझसे नहीं अपनी किस्मत से जंग हारने के लिए आते हैं लोग। तो कहता है कि ये सोहराब तू वापस चला जा, अभी अपने आप से ही कह रहा है कि वापस चला जा, अगर तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं तो तू उन पर रहम फरमा, उनके अरमानों पर रहम फरमा, तू रहम कर जाकर उन पर, क्योंकि तू यहाँ मुझसे नहीं बल्कि अपनी मौत से लड़ने आया है, अपनी किस्मत से लड़ने आया है, और तेरा बचकर जाना बिल्कुल बेबुनियाद है। फिर सोहराब का दाखिला हो जाता है। सोहराब दुश्मनों के सिपाहियों को भागते देखकर, बिल्कुल जब दुश्मन के सिपाही, अब दुश्मन कौन है, सोहराब और रुस्तम दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, और रुस्तम के जो सिपाही है वो सोहराब के लिए दुश्मन के सिपाही बन रहे हैं। तो उनको भागते हुए देखकर वो चेहरा आग और दिल बर्फ़, क्या कहता है देखिएगा, बहुत बड़ा तंज किया है उसने, चेहरा आग और दिल बर्फ़, यानी चेहरे पर तो इतनी तमाज़त है, चेहरे पर इतनी गर्मी है, चेहरे पर इतनी शिद्दत, गुस्सा है, मतलब ऐसा लगता है चेहरों को देखकर गोया हमें ख़त्म कर देंगे, हमारा सफाया कर देंगे, लेकिन दिल तो तुम्हारे बिल्कुल बर्फ़ की तरह कांप गए हैं, बर्फ़ की तरह ठंडे पड़े हुए हैं, खौफ की आंधी में रेत के ज़र्रों की तरह उठते फिर रहे हैं। मतलब इधर उधर जो दौड़ रहे हैं, सोहराब के नाम की वजह से, सोहराब की बहादुरी और सोहराब के दबदबे की वजह से जो दुश्मन के फ़ौज थे, यानी रुस्तम के जो फ़ौजी थे, सिपाही थे, वो इधर उधर जब दौड़ने लगे तो सोहराब को ये बात बड़ी ही मायूब सी लगी। उसने कहा कि बिल्कुल रेत के ज़र्रों की तरह इधर उधर घबरा के फिर रहे हैं। शायद इन बुज़दिलों के अक़ीदों में भागने का ही नाम बहादुरी है। केकाउस, तेरी किस्मत के रोशन दिन की शाम आ गई। क्या कहता है कि तेरी किस्मत के रोशन दिन, अब तक के जो रोशन तेरे दिन चल रहे थे, तेरी हुकूमत जो थी, अब वो ढलने को है, अब उसकी शाम आ गई है। रोशन दिन की शाम आना यानी हुकूमत का सफाया होना, हुकूमत का खात्मा होना, ज़वाल के दिन शुरू हो जाना। कल मेरे कदम तेरे तख्त पर और तेरा ताज मेरे कदमों में होगा। वो मज़ीद क्या कहता है कि अब तो तेरी ज़िंदगी के दिन भी तमाम होंगे, तेरी हुकूमत को भी ज़वाल आ जाएगा, और देख लेना आज की शाम तेरे रोशन दिन की आखिरी शाम होगी। और फिर वो कहता है कि कल इस तख्त पर मेरे कदम होंगे और मेरे कदमों में तेरा ताज होगा। आगे बढ़ता है और रुस्तम रोकता है। अब वो आगे बढ़ता है कि उसकी तरफ बढ़ने को है कि रुस्तम रोक देता है। रुस्तम, ठहर, इस जंग में खुद फतह तेरे खंजर की धार और नसीब तेरे बाजुओं का ज़ोर बन जाए तो भी तू केकाउस तक ज़िंदा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका ताज तेरी उम्मीदों से और उसका तख्त तेरी हिम्मत से बहुत ज़्यादा बुलंद है। यहाँ पर रुस्तम ने ये सारी बातें अपने हवाले से कही है। कहता है कि तू आगे बढ़ने से पहले ये जान ले, ये समझ ले कि तू जिस तरह से जोश और वलवले से आगे जा रहा है और ये समझ रहा है कि केकाउस को तू ख़त्म कर देगा, तो ये बिल्कुल तेरी खाम ख्याली है, गलत फहमी है। ऐसा कभी नहीं होने वाला, इसलिए कि उसका ताज जो और तेरी उम्मीदों से भी बढ़कर है, और उसका जो तख्त है तेरी हिम्मत से बहुत ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि उसकी हिफाजत रुस्तम कर रहा है। और खंजर की धार नसीब तेरे बाजुओं का ज़ोर बन जाए तो भी तू कुछ नहीं कर सकता, तू उसके पास नहीं पहुंच सकता। सोहराब ये देखकर कहता है, सुनकर, ये चेहरा, ये जलाल, ऐ ईरानी बुजुर्ग, तू कौन है? यहाँ पर रुस्तम को अब वो पहली बार देख रहा है। सोहराब पहली बार देखता है और देखते ही कहता है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जलाल, तुम ईरानी हो, लेकिन हो कौन? रुस्तम कहता है, ईरान का नमकख्वार, शहंशाह केकाउस का जानिसार। मैं तो ईरान का नमकख्वार हूँ, यानी कि वतन परस्त होने की वजह से वो कहता है कि मैं नमकख्वार हूँ, नमक खाया है। अब नमक खाने से मुराद यहाँ पर वफ़ादारी निभाने की बात हो रही है, यहाँ पर फ़र्ज़ शनासी की बात हो रही है। कहता है कि मैं बादशाह शहंशाह केकाउस का जानिसार हूँ, उन पर जान लुटाने वाला हूँ। सोहराब अपने आप से कहता है, मेरी माँ ने अपने लफ्ज़ों से मेरे दिल पर जो रुस्तम की तस्वीर खींच दी है, इस ज़हनी तस्वीर से ये पुरअज़मत चेहरा किस कदर मुशाबा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि रुस्तम और सोहराब बाप बेटे हैं रिश्ते में, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि जब रुस्तम ने अपनी बीवी को छोड़कर ईरान के लिए निकल पड़ा था, उस वक्त उसको नहीं पता था कि उसके यहाँ बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। उसको मालूम था कि औलाद होने को है, तो उसने एक मोहरा दिया था अपनी बीवी को और कहा था कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसके बाजू पर बांध देना।
اور مجھے خبر کر دینا اور میرے پاس بھیج دینا۔ لیکن بیوی نے کیا کیا، یہ خبر دی ہی نہیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بلکہ اس نے بتایا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے بتایا تھا کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتی تھی، اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹی کی تربیت باپ ہی کی طرح کی تھی، یعنی کہ باپ جس طرح سے بہادر شجاع تھا اسی طرح سے اپنے بیٹے کے اندر بھی یہ صفات اس نے پیدا کی تھی، اور اپنے باپ کی اتنی تعریفیں کی تھی، ایک خیالی تصور اس نے اپنے باپ کا یہاں پر اس سہراب نے اپنے ذہن میں بنا لیا تھا، صرف اور صرف ماں کے کہے ہوئے لفظوں کی وجہ سے۔ ماں نے جس طرح سے بھی باپ کا حلیہ بیان کیا تھا، باپ کی شجاعت کے کارنامے سنائے تھے، باپ کے بہادری کے قصے بتائے تھے، وہ ساری باتیں سن کر سہراب کے دل میں رستم کے لیے، اسے پتا تھا اس کے باپ کا نام رستم ہے کیونکہ ماں نے بتایا تھا، تو رستم کے لیے اس نے اپنے ذہن میں ایک چھبی، ایک خاکہ، ایک شبح بنا لی تھی، لیکن ابھی تک اس نے دیکھا نہیں تھا۔ اب جب اس نے رستم کو دیکھا تو وہی پروخار عظمت، وہی اس کا وضاحتہ، وہی جلال، وہی غصہ، وہی چہرہ، وہی نور اور وہی دبدبہ دیکھ کر اس کو احساس ہونے لگا کہ کہیں یہ رستم تو نہیں، کہیں یہ میرا باپ تو نہیں۔ اس لیے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میری ماں نے اپنے لفظوں سے میرے دل پر تصویر کھینچی ہے، بالکل ہو بہو یہ چہرہ وہی ہے۔ رستم، میں دنیا کی کوئی عجیب چیز نہیں ہوں، تو میرے چہرے کی طرف غور سے کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا، اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، تو یہاں پر رستم کہتا ہے کہ میں دنیا کی عجیب چیز نہیں ہوں۔ سہراب اپنے آپ سے کہتا ہے، پھر خود سے ہی وہ باتیں کرنے کو ہے، کہتا ہے، سنیے گا، وہی شوکت آیا ہے اس کے تیور اور قرینے سے، وہی شوکت آیا ہے اس کے تیور اور قرینے سے، اڑے جاتے ہیں نقش دشمنی دل کے نگینے سے، نہ جانے کون کہتا ہے کہ بڑھ قدموں پر سر رکھ دے، نہ جانے کون کہتا ہے کہ بڑھ قدموں پر سر رکھ دے، یہی ہے باپ تیرا، جا لپٹ جا اس کے سینے سے۔ دیکھیے یہاں پر اب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ وہی شان و شوکت ہے، وہی رتبہ ہے، وہی مرتبہ ہے جو میری ماں نے کسی وقت مجھے سمجھایا تھا، کسی وقت مجھے بتایا تھا، اور اس کے تیور سے، اس کا جو رکھ رکھاؤ کا انداز ہے، قرینہ سلیقے کو کہیں گے، یہاں جو اس کا وضاحتہ ہے، رکھ رکھاؤ ہے، روب و دبدبہ ہے، اس کے بولنے کا، اس کے چلنے کا، اس کے وضاحتہ کا جو بھی انداز ہے، وہ سب کا سب کیسا ہے؟ بالکل رستم کی طرح ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اڑے جاتے ہیں نقش دشمنی، اسے دیکھ کر میرے دل سے بالکل ہی دشمنی کے جو نقش ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ خود سے کہتا ہے، نہ جانے کون مجھ سے کہتا ہے، یعنی ماں ہی کی کوئی بات اس کے ذہن میں لاشعوری میں یہ آتی ہے اس کو کہ آگے بڑھ، قدموں میں اس کے سر رکھ دے، یہی تیرا باپ ہے، جا کر اس سے لپٹ جا۔ رستم، وہی خاموشی، وہی حیرت، کیا تو کوئی خواب دیکھ رہا ہے؟ مطلب پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا رستم کو دیکھ کر کہ یہ تو میرا ہی باپ ہے، میرے ماں نے جس طرح کی تصویر میرے دل پر کھینچی ہے بالکل ہو بہو یہ وہی ہے۔ وہ سوچتے پھر اور آگے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہی شان و دبدبہ ہے ان کا، یہی تیور ہے جس طرح سے میری ماں نے بتائے تھے۔ دل چاہ رہا ہے کہ جا کر وہ اپنے باپ سے چمٹ جائے، اسے گلے لگ جائے، اس کے سینے سے لگ جائے، اور یہ باتیں مطلب وہ اپنے آپ سے سوچ رہا ہے، تو بالکل خاموشی کا منظر ہے۔ یہ دیکھ کر یہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ رستم کہتا ہے کہ بالکل وہی خاموشی ہے، وہی خاموشی، آخر بات کیا ہے؟ کیا کہیں کوئی تو خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا جو حصہ ہے اسی منظر کا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لیتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنی کتابوں میں سے اگلا حصہ پڑھیے گا، دوسرے منظر کا پڑھیے گا، تاکہ جب ہم اس کی تشریح کریں گے، جب ہم اس کی وضاحت کریں گے تو ہمارے سمجھ میں آسانی سے زیادہ بات سمجھ آ جائے۔ پھر چلتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔